नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट मेक इन इंडिया कैंपेन। और आज के सेशन में हम जानेंगे थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक। तो चैप्टर 4 है ये, सोर्सिंग एंड प्राइसिंग। ठीक है, वी आर कवरिंग द फुल सप्लाई चेन मैनेजमेंट कोर्स। इसमें हमारा ये 4th चैप्टर है। तो इसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक। जैसे ही नाम से ही लग रहा है कि थर्ड पार्टी, ठीक है, इसका मतलब कि दो पार्टी पहले से है और थर्ड पार्टी ये है। ठीक है, तो एग्जाम्पल की तो समझते हैं। जैसे स्क्रीन पे आप देख सकते हो, एक मैन्युफैक्चरर एक कस्टमर है। ठीक है, तो मैन्युफैक्चर से मैन्युफैक्चरिंग होती है और कस्टमर तक पहुंचती है। ठीक है, इस तरह से वर्किंग होती है। तो जो भी मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस करता है वो सप्लाई चेन के थ्रू और वेयर हाउसेस के थ्रू एक कस्टमर तक पहुंचता है। ओके, सो जब ये कस्टमर पर्स तक पहुंचता है, कोई भी कंपनी जब मैन्युफैक्चरिंग करती है और अपना फोकस करती है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पर, और उसे ज़रूरत होती है एक अच्छे सप्लाई चेन मैनेजमेंट की, अच्छे थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक की। उस केस में वो क्या करता है, वो हायर करता है एक कंपनी को जो उसको ये सर्विस प्रोवाइड करे। इसमें आपका मूवमेंट ऑफ गुड्स हो गया फ्रॉम सप्लाई फैक्ट्री टू वेयर हाउसेस एंड वेयर हाउसेस टू द कस्टमर। ठीक है, तो यहाँ पे मेन चीज़ क्या है कि जब कोई कंपनी इस चीज़ में ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं होती है इनिशियल लेवल पे, तो वो थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक हायर करती है और उसके थ्रू अपनी वर्किंग को आगे बढ़ाती है। ठीक है, तो सिंपल लैंग्वेज में हमने समझने की कोशिश की, अब हम डेफिनेशन लैंग्वेज में समझ लेते हैं। ठीक है, द थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक इन्वॉल्व यूजिंग एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन टू एग्जीक्यूट लॉजिस्टिक एक्टिविटी दैट हैव प्रीवियसली बीन परफॉर्म विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ। ओके, ऐसी कंपनी जो कि लॉजिस्टिक एक्टिविटी को करने के लिए एक एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन को हायर करे जो कि ऐसी एक्टिविटी में पहले से इन्वॉल्व है। ठीक है, द थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक इंक्लूड एनी फॉर्म ऑफ आउटसोर्सिंग लॉजिस्टिक एक्टिविटी प्रीवियसली परफॉर्म नाउ। ठीक है, तो ये क्या होता है कि थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक जो इसके अंदर फॉर्म ऑफ आउटसोर्सिंग लॉजिस्टिक एक्टिविटी होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्म्स, लाइक पिकिंग द गुड्स फ्रॉम सप्लायर फैक्ट्री, ओके, अरेंजिंग द गुड्स इन्वेंट्री इन द थर्ड वेयर हाउसेस, एंड फाइनली दे डिलीवर द गुड्स टू द कस्टमर। तो ये 3 टाइप की डिफरेंट एक्टिविटीज यहाँ पे होगी। ठीक है, तो ये एक्सपर्ट होती है इस चीज़ के लिए, इसको हायर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी विथ ए ओन वेयर हाउसिंग, ओके, फैसिलिटी एम्प्लॉइंग एक्सटर्नल ट्रांसपोर्टेशन थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक। ठीक है, किसी कंपनी के पास खुद का वेयर हाउस है और वो एम्प्लॉइंग कर रहा है कि एक्सटर्नल ट्रांसपोर्टेशन सर्विस को, तो यहाँ पे ये थर्ड पार्टी होगी। तो थर्ड पार्टी परफॉर्म वन और मोर ऑफ द लॉजिस्टिक एक्टिविटी रिलेटिंग टू द प्रोडक्ट फ्लो। तो यहाँ पे जो थर्ड पार्टी है वो एक से अधिक एक्टिविटी भी कर सकता है, जैसे नॉट ओनली द इन्वेंट्री हैंडलिंग बट आल्सो द ट्रांसपोर्टिंग द गुड्स फ्रॉम फैक्ट्री टू कस्टमर। ओके, एंड अंडरस्टैंडिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द बायर एंड वर्क एंड इंटीमेट टू द मैन्युफैक्चरर। तो ये मेन एक्टिविटी हो गई कि जो भी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कस्टमर है वो ट्रांसफर करना सप्लायर तक और चीज़ों को समझना। ठीक है, तो ये इसका वर्किंग प्रोसीजर हो गया। अब ये जो इसकी एक्टिविटी हो गई सिंपल वे में हमने समझ ली। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि जैसे थर्ड पार्टी increase the supply surplus effectively if they are able to aggregate supply chain asset to the higher level than firm itself can be done। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई कि जो सप्लाई चेन थर्ड पार्टी जो होती है वो सप्लाई चेन को सरप्लस करती है इफेक्टिवली, जो कि एक मैन्युफैक्चर कंपनी है वो नहीं कर पाती है। ठीक है, तो वो क्या करती है कि हायर एफिशिएंसी प्रोवाइड करती है मैन्युफैक्चर जो कर रहा है उससे, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इज फोकसिंग ऑन हिज प्रोडक्ट। तो इस केस में क्या होता है कि उसको टाइम नहीं मिल पाता है तो वो हायर कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक क्या हो रही है, वो आपको इफेक्टिव सरप्लस दे रही है जो कि मैन्युफैक्चर नहीं दे पा रहा है। तो यहाँ पे हायर करने वाला कौन है, मैन्युफैक्चर। तो कैपेसिटी एग्रीशिएशन की बात करें तो क्या क्या पॉइंट्स यहाँ पे बनते हैं हमारे, कौन कौन सी फैसिलिटीज वो एग्रीगेशन दे सकता है। एग्जैक्ट यू कैन से द इंटीग्रेशन ऑफ द ऑल प्रोसेस,
which is involved on not only the manufacturing process but inventory and distribution. So इसमें इंटीग्रेशन होता है कि वो इंटरकनेक्ट होते हैं सारी एक्टिविटीज, जिसके बेस पे एक आउटपुट मिलता है जो कि एक परफेक्ट आउटपुट होता है, जिसे कहते हैं हम एफिशिएंट आउटपुट। तो कैपेसिटी की बात करें तो कैपेसिटी एग्रीगेशन, इन्वेंट्री एग्रीगेशन, ठीक है। कैपेसिटी मतलब कैपेबल है कि नहीं है, कैपेबिलिटी कैसी है उसकी, इन्वेंट्री एग्रीगेशन, ओके। देन ट्रांसपोर्टेशन एग्रीगेशन बाय द ट्रांसपोर्ट इंटरमीडियरी, ट्रांसपोर्टेशन एग्रीगेशंस बाय द स्टोरेज इंटरमीडियरी। ये सारी एग्रीगेशंस है जो कि एक थर्ड पार्टी और मैन्युफैक्चर के बीच में इंटीग्रेटेड होती है। देन वेयर हाउस एग्रीगेशन, प्रोक्यूरमेंट एग्रीगेशन, ओके। वेयर हाउसिंग प्लस procurement agreement. Warehousing means the storing the goods at the warehouse level, but procurement is the sourcing that raw material for the manufacturing process. So this connectivity should be in such way that production process will not halt. Then information, तो information का काफी इंपॉर्टेंस यहाँ पे होता है। आपका जो थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक, आपको अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिसिंग कर रहा है तो यू विल फेस सम प्रॉब्लम, ओके। इन द सेम वे द कस्टमर ने कोई इन्फॉर्मेशन की कि उसको किस टाइप के प्रोडक्ट की डिमांड है, तो ये दिस इन्फॉर्मेशन शुड बी पास टू द मैन्युफैक्चर so that manufacturer can adapt the product as per requirement of the customer. अब रिसीवेबल एग्रीगेशन है और रिलेशनशिप एग्रीगेशन है, ठीक है। तो ये एग्रीगेशन मीन्स दैट आउटपुट, एफिशिएंट आउटपुट है जो कि कंपनी फोकस करती है किसी भी थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक पर। अगर हम बात कर लेते हैं आगे की, तो यहाँ पे कुछ डिसएडवांटेज भी बताए गए हैं थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक के, वो क्या है देख लेते हैं। तो देयर कैन बी फ्लोइंग रिस्क यूजिंग थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक, तो थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक की जो रिस्क है वो क्या हो सकती है, ठीक है। लॉस इन कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रोसेस, ओके। जो कंटिन्यूस प्रोसेस है उसमें लॉस हो जाता है। अंडर अंडर एस्टिमेटेशन ऑफ द कॉस्ट कंट्रीब्यूशन रिड्यूस कस्टमर सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज दैट की सप्लायर डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है क्लाइंट से, सो कुछ मिस इन्फॉर्मेशन भी आ सकती है, ठीक है, जिससे जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके अकॉर्डिंग कस्टमर को सप्लाई नहीं होती है, ठीक है। तो कंटिन्यूएशन में थोड़ा लॉस होता है कि फर्स्ट वी आर डायरेक्टली ट्रांसफरिंग टू द client, but now this process is done by the third party, okay. So third party will handle this activity, okay. Now loss of internal capabilities and growth in third power, sensitive data information leakage, effective contract, okay। तो यहाँ पे समझने की बात है कि जब we are appointing someone and he is handling this activity of the distribution plus storing and supplying, so in this process the internal sensitive data and information can leakage, okay. So this is the disadvantage we can say. So guys, इस सेशन में हमने समझने की कोशिश की कि थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक होता क्या है, कि उसके क्या इंपॉर्टेंस होते हैं, और उसका एक आउटपुट, एफिशिएंट आउटपुट कब आ जाता है। कब एग्रीगेशन की बात करें तो हमने पहले देखा इससे पहले वाले पेज पे कि क्या क्या एग्रीगेशंस होते हैं सप्लायर और मैन्युफैक्चर, सप्लायर और थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक के बीच में, जो कि इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा डिसएडवांटेज भी देखिए कि जो हम अपनी प्रोसेस पूरी इन्फॉर्म करते हैं वेयर हाउस थर्ड पार्टी को, जो कि हमारी प्रोसेस को अंडरस्टैंड कर लेता है, जिससे हमारी जो इन्फॉर्मेशन होती है, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, दैट कैन बी लीकेज। सो गाइज, आज की सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। हमने इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन देखी जो कि इम्पोर्टेंट है। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन, हैव ए नाइस डे।